नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के 7वें लेक्चर में, मतलब 7th लेक्चर, जहाँ पर हम आपका पढ़ रहे होंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशंस इन आवर डेली लाइफ। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, ठीक है। हालांकि आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, आपका ये वाला टॉपिक आपका कवर करेंगे और आज आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इसके बाद कल का जो लेक्चर आएगा वो पूरे चैप्टर की समरी आने वाली, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। पहला रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर ये PDF तुम्हें चाहिए तो भाई हमें करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। हम ड्राइव का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ड्राइव मेरा ना एक्टिव नहीं हो पा रहा अभी। अभी 29 को जो है कि वो एक्टिव वेरिफिकेशन के लिए फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। अगर एक्टिव कर दिए तो ठीक है, तब तो डिस्क्रिप्शन में आएगा, व्हाट्सएप पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी के लिए चलो शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है। फिर भी ये इसको मैंने लगभग कितना 42 पेजेस में मैंने बनाया, और मस्त बनाया भाई, मोबाइल फ़ोन से बनाया। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखो, जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने लिए ना, सब मोबाइल से बनता है। इवन पता है, बायोलॉजी वाला जो मैं बनाता हूँ, बायोलॉजी का भी मैं अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ, और आलोक सर पढ़ाते हैं आपको एक नंबर के तरीके से। बायोलॉजी का लेक्चर तुम लोग देखते नहीं हो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीधे सीधे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पहले होता क्या, ये मुझे बता दो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी ऑक्सीडेशन। समझ गए? बस। तो रिडक्शन बता दो। रिडक्शन इसी का ठीक उल्टा। ऑक्सीजन ऐड होगा, सॉरी, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। लेकिन आमतौर पर हम ज़्यादातर जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना, वो आपका ऑक्सीडेशन से रिलेटेड देख रहे हैं, और ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना भी है। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। अरे ये तो सेकंड वाला है, ना ना ना, पहला वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हम देख रहे होते हैं कि आपके ऑक्सीडेशन का, वो होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डिकेइंग ऑफ मेटल। एक, अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? डिकेइंग, डिकेइंग ऑफ मेटल। मेटल हो गया, ख़त्म, डिफाइन हो गया। कोरोजन क्या होता है? डिकेइंग ऑफ मेटल, दैट इज नोन एज कोरोजन। या फिर एकदम एकदम डिटेल में कायदे से VIP तरीके से समझना तो पढ़ो टॉपिक कर रहे हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोर्ट्स टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर और एसिड। मतलब कोई भी मेटल अगर किसी ओपन एरिया में रखा जा रहा है, जैसे मॉइस्चर जहाँ पे हवा हो, पानी हो, या फिर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी वहाँ पर कोई प्रेजेंस हो, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक हाइड्रेशन की लेयर बनती है और हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जहाँ पर वो मेटल कैसा होने लगता है? वीक होने लग जाता है। और इसी वीक होने की फेनोमेना को क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। इसमें एग्जांपल हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो आयरन है, ठीक है। आयरन क्या होता है? लोहा। अब ये क्या करेगा? H2O के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो पता है क्या बनेगा? Fe2O3 बना लेगा। ये क्या है? और साथ में H2 गैस क्या कर देगा? इवॉल्व कर देगा, ठीक है। H2 गैस क्या हो जाएगी? यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे देखो, ये क्या बना? Fe2O3। अब ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है, इस कार पे ब्राउन कलर दिख रहा है, सभी कैसे हैं? ये Fe2O3 ही है। तो देखो, लोहा क्या किया? पानी के साथ मिलके या मॉइस्चर के साथ मिलके क्या कर दिया? एक अलग प्रकार का कंपाउंड फॉर्म कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ गए? हाँ। तो यही होता है, हमारा कोरोजन हो जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम दे देते हैं। इवन जो सिल्वर होता है, सिल्वर में क्या होता है? यही सेम चीज़ होती है, ब्लैक कलर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। और कॉपर में क्या हो जाता है? यही चीज़ कैसी हो जाती है? ग्रीन कलर की हो जाती है। जैसे इसका जंग है, ये जो मोर्चा है वो ब्राउन कलर का है। तो अगर सिल्वर पे ये जंग लगती तो ब्लैक कलर होता, और अगर कॉपर पे ये जंग लगती तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझ गए? हाँ। ये आपका करवा चौथ वगैरह का व्रत वगैरह जब होता है ना, तो मम्मी देखना, जो पीतल वाले बर्तन वगैरह होते हैं उसको जब मम्मी निकालती हैं, चांदी के बर्तन जब निकालती हैं, तो उस पर ग्रीनिश कलर का या इस तरीके का कॉपर के बर्तन, ज़्यादातर लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, है ना। तो मेरे यहाँ पे तो जो कि कॉपर का भी यूज़ होता है और चांदी का भी यूज़ होता है। तो उन दोनों में जो है कि जब एक आध साल बाद जब करवा चौथ को वो बाहर निकालती मम्मी सामान ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉपर है वो ग्रीनिश हो जाता, और जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हो आप, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। हालांकि कॉपर की ज्वेलरी नहीं पहनते लोग, लेकिन सिल्वर की पहनते हैं, तो उसमें आपको महसूस होगा कि ये कुछ उसमें ब्लैक कलर का कुछ हो गया है, वाटर की वजह से हो पाता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। तो यही चीज़ होता है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। द डिकेइंग ऑफ मेटल्स, दैट इज नोन एज कोरोजन। समझ गए मेरी बात को? यही होता है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब बात करते हैं और कुछ एग्जांपल की। तो ये होता है, दूसरा होता है हमारे पास रेंसिडिटी। हालांकि इसका हम देखते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वैसा नहीं कि अब ये चीज़ें ख़राब हो गई तो हम इसको खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली फूड स्पॉइलेज में हमारा क्या कहलाता है, मतलब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। दस कह रहे हैं व्हेन बेसिकली स्पॉइलेज ऑफ फूड दैट इज़ नोन एज रेंसिडिटी। मतलब हर चीज़ जो ख़राब होती है उसको हम कोरोजन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जो खाने पीने जैसी चीज़ें होती हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, इनको हम कोरोजन नहीं बोल सकते। तो उसी टर्म को हम इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, रेंसिडिटी यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर वो चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब ही होती हैं। वहाँ पे मेटल ख़राब हो रहा है तो कोरोजन, यहाँ पर अगर कोई खाने वाली चीज़ या कुछ भी फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जैसी चीज़ें अगर ख़राब हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, रेंसिडिटी हो रही है। समझ गए, दोनों सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा मतलब आइडेंटिटी को अलग अलग करने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं। समझ गए। हाँ। अब जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा सैंडविच है, तुम लोग खा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो नहीं खाता भाई सैंडविच, ठीक है। ये फल फ्रूट तुम्हारे लिए मंगाया हूँ और ये खराब होने के बाद फंगी हो जाती है उसके ऊपर। चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं क्या बोले। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। कहना है कि जब भी फैट या ऑयली चीज़ें जब एयर में ओपन रखी जाती हैं तब वो कैसी हो जाती है, रेंसिड हो जाती है। यूँ कह लो कि खाना आपका जो बसिया जाता है यही होता है रेंसिडिटी। खाना आज रखोगे, देखो कल बसिया जाएगा। टिफिन में रखो, कैसे स्मेल आती है, क्यों आती है, क्योंकि रेंसिडिटी के फैक्टर वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि इट इज़ लीड टू द बैड स्मेल, और जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ही खतरनाक और भयंकर और बहुत बढ़िया सुगंध आती है। अब ये तुम महसूस कर सकते हो, मैं नहीं, ठीक है। मुझे तो ख़राब महकता है। तो इस तरीके से जैसे आप देखो यहाँ पर सैंडविच रखा है, फ्रूट रखा है या कोई भी चीज़ रखा हुआ है, तो क्या हो जाती है, एक लंबे समय के बाद वो क्या हो जाती है, वो ख़राब होने लग जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो उसको क्या कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो फैट है, प्रोटीन है, वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट होने लग जाते हैं और फंगस वगैरह नई चीज़ें बनने लग जाती है। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। और इसको अब इस टाइप की चीज़ें आपका खा लोगे तो आपको नुकसान होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस वगैरह से इन्फेक्टेंट हो जाओगे, ठीक है। हाँ। अब लेकिन जब सवाल यह है कि जब सारी चीज़ें ख़राब होने लग रही हैं तो व्हाट आर द मेथड टू प्रोटेक्ट द रेंसिडिटी, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। मान लो मेटल के, हाँ, जो कोरोजन है, कोरोजन के लिए हम लोग जिंक कोटिंग कर लेते हैं, या पेंट हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, चीज़ें बच जाती हैं। जैसे मान लो कि मेरे घर पे कोई चीज़ है मेटल की है, अब वो ख़राब हो रही है, तो मैं क्या कर लूँगा उसको, मैं उस पर क्या कर दूँगा, पेंट कर दूँगा, ठीक है। जिससे वो क्या हो जाएगा, सेव होने लग जाएगा। या फिर जिंक की प्लेटिंग कर देंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सही रहेगा, मतलब मतलब वो थोड़ा प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन खाना पीना के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है और इसको हम बहुत जगह यूटिलाइज़ करते हैं। तो भाई देखो, एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर देते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन होने ही ना दे, जो ऑक्सीडेशन क्या हो, होने ही ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब ये बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। लगभग लगभग सभी में पाया जाता है। जैसे देखो कुछ भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट है, एक कुछ जो लंबे समय तक सस्टेन रह सकते हैं। जैसे कटहल देखो, लंबे समय तक सस्टेन रह सकता है, मतलब उसके पास में कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट है जो उसको लंबे समय तक सस्टेन रखे, मतलब बचाने में उसको मदद करता है। क्यों करता है, अगर हम ये एंटीऑक्सीडेंट किसी और भी चीज़ पर अप्लाई कर दें तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला भी है मैंने, क्या, द सबस्टांस दैट प्रोटेक्ट द सेल डैमेज, मतलब सेल को डैमेज होने से जो बचाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो उसी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ये हर हर जितने भी खाने पीने की चीज़ें, सब में अपना अपना होता है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है, इम्पैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, कीप द फ्रूट। अच्छा, ओहो हो, इसका तो मैंने इमेज डाउनलोड किया लेकिन लगाया नहीं चलो कोई बात नहीं है, मैं लगा दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अमेजन पे देखोगे ना, कुछ आपको बॉटल्स मिलते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट रख के क्या कर दो, बंद कर दो इनको। अब इसमें क्या होगा, कोई एयर ही नहीं, वैक्यूम बना देते हैं उसको, क्या बनाते हैं, वैक्यूम बनाते हैं। जब वैक्यूम रहेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, जब रिएक्शन नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा, स्पॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, कंटेनर एकदम मतलब बिना एयर के रहेगा, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। मतलब पहला हमने कर लिया, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लिया, या फिर कीप द फूड एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। मतलब जिसमें एयर वगैरह नहीं, उसमें उसमें जो है कि हम लोग रख सकते हैं इसको। या फिर हम आगे कर सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या उसके आसपास में जो एयर है उसको हम क्या कर दें, नाइट्रोजन का। जैसे चिप्स वगैरह खरीदते हैं हम, लेस का या कुरकुरे हम खरीद रहे हैं, टेढ़े मेढ़े खरीद रहे हैं, तो देखो फूला हुआ होता है। हल्दी खरीदो या मिर्च खरीदो, देखो पाउडर जैसे भरा हुआ होता है, उसके अंदर कुछ कुछ गैस भरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन कैसी है, लेस रिएक्टिव है, कैसा है,
लेस रिएक्टिव है, ये अपने से ज़्यादा लोगों रिएक्टिव लोगों के साथ ही रिएक्शन करती है, तो इसीलिए इसको उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर यूँ कह लें लेस ऑक्सीडाइज है, जिसकी वजह से ये इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजेशन होने से। अब जैसे ये फूड का पैकेज है, अब फूड के अंदर हमने क्या भर दी, नाइट्रोजन गैस भर दी, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्सीजन इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको कवर अप कर लिया हुआ है। तो अब ये लंबे समय तक क्या हो जाएगा, सेफ़ रहेगा। इसीलिए देखो आलू के जो चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, सब लंबे समय तक 3-3 4-4 5-5 महीने तक, जो 6-6 महीने तक क्या करते हैं, सेफ़ रहते हैं, है ना। बाकी भाई ये तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई फ्रिज में कोई चीज़ रख दो तो वो भी सेव रहती है, ठीक है। हाँ, ये लंबे समय तक नहीं, बट हाँ एक 2 4 10 दिन हफ्ते के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि हम प्रिवेंशन के मेथड यूज़ करते हैं। और मैं तुमको बता दूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रेंसिडिटी आप पढ़ रहे हो ना, मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। और मैं देखो बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिखवाया, बिल्कुल छोटा छोटा लिखवाया है, ठीक है। इसको तुम चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आपके काम आ सकता है, बहुत तगड़े काम आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो मतलब कोरोजन क्या होता है ये चीज़ हमने देख लिया। देखो इसमें भी आपको पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा जाकर देख लेना कि मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचने के क्या क्या मेथड है, इसको भी, क्योंकि इससे पहले के जो एनसीईआरटी वाला एग्जाम था 10th का, उसमें आया हुआ था ये मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। और उससे पहले में आया था मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, मतलब कैसे रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, वो तो मैंने बता दिया इस बार वाला। लेकिन पिछली बार वाला जो था वो आपका मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, ये आपको थोड़ा सा स्वयं से मेहनत करनी होगी। अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे अजीज़ दोस्तों, आज आपके पता है, आपको खुश होना चाहिए कि आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो गया ख़त्म, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा ही चैप्टर ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया टोटल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखो ये तो मान लो हमने, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये तो मैं हूँ, ये भी तो मैं ही हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया भाई, हमने सब पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रिएक्शंस, और कंक्लूजन में क्या है, मतलब कंक्लूजन मैंने लिया नहीं, खाली लिख दिया उसमें बस, ठीक है। और ये भी चीज़ हमने क्या कर ली, पढ़ ली। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को क्या कर लिया, पढ़ लिया। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ तुम्हें, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण बात, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अरे ले, यहाँ पे, अरे ये देखो छोटा छोटा यहाँ पे क्या लिखा है, ये तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये देखो क्या लिखा है ना। हाँ, तो ये काम भी कर लो, फॉरगेट करो, सब्सक्राइब करना फॉरगेट मत करना, बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलो अच्छा, इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। कल जो लेक्चर आएगा उसमें आपके इस पूरे चैप्टर की क्या आएगी, समरी आएगी, ठीक है। आधे घंटे या 45 मिनट का जो भी लेक्चर होगा, बट हम इस पूरे लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को क्या कर दें, राम, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए मुझे दे दो इजाज़त, और थैंक यू फॉर गिविंग मी सच योर वंडरफुल टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हालांकि लेडीज़ और जेंटलमैन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अभी के लिए दोस्तों मुझे दे दो इजाज़त। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर मान लो कि इसका PDF आपको चाहिए, तो फिर आप बायो में जाना, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या मैंने इतना आसान बताया आपको कि आप यहीं से वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम आपका हो जाएगा, नोट्स आप बना सकते हो इसी से, ठीक है। अभी हमारा एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, मतलब बहुत क्लोज़ आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी स्पीड अप कर दो। अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो ये आपको बहुत 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 प्रिसाइज नोट्स है, मतलब बहुत ही कम और लिमिटेड वर्ड का यूज़ हमने किया है, जितना हमने कम कर सकते थे हमने उतना कम किया है। और अगर आप इसको नोट्स में लिखोगे तो आई प्रॉमिस कि आपका जो है कि अबाउट टोटल 5 पन्ने लगने वाले, जिसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे अब ये देखो, इसकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप कहाँ पे पहुँचोगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखे, पहला रिएक्शन क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया, ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद आपने क्या करा, डिकम्पोजिशन लिखा, ये लिख दिया। अब ये ड्रामा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो मैं जैसे क्या किया हूँ, मैं डिज़ाइन बनाया हूँ, ले ये डिज़ाइन है, ये लिखा हूँ, ये डिज़ाइन दुनिया भर का, ये थोड़ा क्लासी और कूल लगे इसलिए मैंने लिख दिया है। लेकिन मतलब आपको क्या करना है, खाली इतना ही लिखना है। तो आपके पास में मेजरली आपके पास 5 या 6 पन्ने हो जाएंगे, जिसमें ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपका नोट्स जितना आपको छोटा रहेगा उतना पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई नोट्स बनाया, जो बड़ा नोट्स बनाए हो आप, जो स्कूल से बनवाया गया या कहीं इधर से आपने कोचिंग से बनाया है, तो उस नोट्स को क्या करोगे
आप ट्राई करो उस नोट्स को छोटा करने की। जनरली क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, उसी पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ना आपको। उस नोट्स को एक अलग रफ कॉपी ले लो या कोई भी वाइट पेपर की कॉपी ले लो, उस पर उस टॉपिक को छोटा करो, फिर अगला बार जो नोट्स लिखो उसको और छोटा करो। और मैं प्रेफर करता हूँ भाई लिख लिख के पढ़ना, और अभी भी मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, लिख लिख के ही पढ़ता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। पहला जो आपका नोट्स है उसका सेकंड नोट्स बनाओ, उसको सोचो कि उस टॉपिक को कितना कम में लिख सकते हैं, उस चीज़ को करो। फिर अगला जो थर्ड नोट्स आपका बनेगा उसको भी सोचो कितना कम है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। आप पूरा नोट्स बनाने लग जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे टीचर लोग करा रखे होते हैं, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ टाइम कंज्यूम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, और एक टाइम ऐसा लेके आना है जहाँ पर पूरे चैप्टर को 5 मिनट में ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, जैसे मैंने बताया ना, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो क्या करता है, दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाता है, खत्म डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन 3 तरीकों से हो सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फोटोलाइटिक मतलब मतलब सनलाइट चाहिए, हो गया, खत्म हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन डिफाइन कर दिया, अलग से बता दिया मैंने इसको, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो दूसरे वाले के मॉलिक्यूल को या कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक आध एग्जांपल बोल दो उसमें मुंह से, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बोल दो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे के आयंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो खत्म हो गया। इसी तरीके से फटफट 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 करके आपको जो है कि आगे बढ़ना है और पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेना। अगर इस तरीके से चलोगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ में तुम खत्म कर दोगे यार चैप्टर को, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो अभी के लिए मुझे दे दो इजाज़त। वैसे मैंने इजाज़त तो कभी कभी से मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन जा नहीं रहा हूँ ना मैं भी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, इसको मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, कल आपका आ जाएगा वो वाला फुल फ्लेजेड लेक्चर, ठीक है। ये पूरा लेक्चर नंबर 1 नहीं था, ये लेक्चर नंबर 7 था। अरे यार ये मना कर रहा है तुम्हें जाने के लिए, मना कर रहा है, ये लेक्चर नंबर 7 था, ठीक है। चलो बाय 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 एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन और बाकी चीज़ें। मम्मी की कसम सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने मित्रों 10 मित्रों को शेयर करो, नहीं तुम्हारी मम्मी की कसम। बाय।